चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक्स की। संविधान से शुरुआत करते हैं। संविधान क्या है? इसको राज व्यवस्था बोलते हैं। इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था। राज, राज बोलते हैं ना, योगी राज चल रहा है, मोदी राज चल रहा है। तो ये जो राज चलता है, तो राज चलाता कौन है? इसको चलाने के लिए ताकत कौन देता है? कि प्रधानमंत्री ने एक दिन खड़े होकर कह दिया कि अब से देश में सब लॉकडाउन लग गया, सब बंद। तो ट्रेन से लेके हवाई जहाज से लेके घर बार सारे धंधा पानी बंद कर दिया। तो ये ताकत आखिरकार उन्हें किसने दिया कि एक आदेश दिया और पूरा देश बंद हो गया? कोई तो ताकत होगी कि एक आदमी के कहने से पूरा सब कुछ बंद हो जा रहा है। एक आदमी के कहने में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? यहाँ बोलते हैं ना कि योगी राज चल रहा है, बुलडोजर से सब कुछ ढवा देंगे कि एक आदमी ने आदेश दिया ये हो जाएगा। तो ये जो राज चलता है, इसी राज को हम लोग देखते हैं कि इस राज का राज क्या है, कैसे इनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, कौन इनको ये ताकत देता है। तो इसी पूरे सिस्टम को, पूरा शासन जो हम लोग देखते हैं, इसी को जब हम पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था। और इस राज व्यवस्था को, जो शासन चलता है, जो हमारी सरकारें चलती हैं, इनको जो ताकत मिलती है, इनको जो पावर मिलती है, वो पावर मिलती है हमारे संविधान से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी हमारे संविधान ने हमारी सरकारों को ये ताकत दी कि आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी आदेश दे रहे हैं। और कुछ राज चलता है गैर संवैधानिक संस्थाओं से, जिनको संविधानेतर संस्थाएं कहते हैं। जनरली हम लोग राज व्यवस्था के नाम पर, पॉलिटी के नाम पर केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। केवल कॉन्स्टिट्यूशन से ही राज नहीं चलता। अब आरबीआई भी है। अब आरबीआई तो संविधान में कहीं नहीं लिखा उसके बारे में। सीबीआई है, सीबीआई के बारे में संविधान कहीं नहीं लिखा। ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय है। अब आजकल तो शासन चलाने में ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सीबीआई ईडी वाले। जो अपोजिशन वाले, उसके खिलाफ ईडी छोड़ दो, सीबीआई छोड़ दो। तो ये भी राज चलाने में सरकार की बड़ी मदद करे, लेकिन ये तो हमारे संविधान में है नहीं। तो जो राज चलता है उसमें केवल संविधान, संविधान का रोल बड़ा है, लेकिन केवल संविधान का रोल नहीं है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका मेंशन संविधान में नहीं है, वो भी हमारे शासन में, हमारे राज में, राज को चलाने में भूमिका अदा करते हैं। ठीक है? तो राज व्यवस्था का मतलब केवल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लेते, हम लोग कुछ संवैधानिक, जो संविधानेतर संस्थाएं, उनकी भी बात करते हैं। तो इसमें हम लोग पहले संविधान और संवैधानिक संस्थाएं, इसके बाद फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बातचीत करते हैं। अब ये जो हमारा संविधान है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान कहाँ से आया, कैसे बना? तो इस संविधान के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं कि भाई हमें संविधान पूरा पढ़ना है। अब भारत का जो संविधान है, आपको भारत के संविधान के बारे में और कुछ पता हो चाहे ना पता हो, एक बात सबको जरूर पता होगी कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। सबको पता है। आप सोचिए एज ए स्टूडेंट, ये आपके लिए अच्छी बात है या सरदर्द है? सरदर्द ही है। कि संविधान छोटा होता दुनिया का तो कितना मजा आता कि थोड़ा संविधान हम लोग पढ़ लेते, काम चल जाता। अब दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमें पढ़ना है, इसमें थोड़े से क्वेश्चन आने, ये सरदर्द ही है हम लोग के लिए। तो संविधान के साथ एक बड़ी समस्या क्या है कि ये बहुत बड़ा है, बहुत क्या, सबसे बड़ा यही हमारा संविधान है। तो इसे हमें अलग अलग तरीकों से पढ़ना होगा, कुछ रणनीति अपनानी होगी, तभी इसको हम लोग तैयार कर पाएंगे। नहीं तो इतना बड़ा संविधान है जिसकी व्याख्या करने बड़े बड़े विशेषज्ञों के भी हाथ में नहीं होता व्याख्या कर पाए। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग अलग अलग सिस्टम से देखते हैं। अलग अलग सिस्टम क्या होता है कि जो संविधान हम लोग देखते हैं, तो इस संविधान में पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा संविधान, जैसे किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना हो, जैसे आपका घर है। अब आपका घर है, घर को अगर आपने बनते हुए देखा है कि कैसे नींव पड़ी, कहाँ पर खिड़की लगी, कहाँ पर दरवाजा हुआ, कैसे प्लास्टर हुआ, कहाँ पर कौन सी पाइप लगी, कौन सा पिलर कहाँ पर, तो जब उसको बनते हुए आप देखते हैं, तो उस घर के निर्माण से आप जुड़े हुए हैं। जब घर के निर्माण से जुड़े हुए, तो घर से आपका एक बड़ा विशेष लगाव हो जाता है, लगाव हो जाता है आपके घर से। ठीक? कई बार जैसे घर से आपको लगा होता है ना कि हाँ ये घर, हम बोलते हैं ना हमारा घर है। आप किसी किराए के मकान में जाते हैं, देखिए किराए का मकान, एक कमरा है, एक खिड़की है, कहीं भी कील ठोक देंगे, उससे आपका कोई लगाव नहीं होता, कुछ भी कर देंगे, बोलते हैं ना अरे तो। लगाव किससे होता है? जिसको आपने देखा है बनते हुए, बोलते हैं ना हमारा है। तो आपको पता होता है कि खिड़की वहीं पर क्यों लगाई गई, वो दरवाजा बीच में ना होके इधर क्यों है, पिलर वहां पर क्यों खड़ा है। उसका एक एक ईंट के बारे में आपको अंदाजा हो जाता है कि वहां पर ऐसा क्यों है, इसका कलर ऐसा क्यों है, वहां पर पानी क्यों छूट रहा है, क्योंकि आपने उसको बनते हुए देखा है।
तो जब किसी चीज को आप बनते हुए देखते हैं तो उससे आपका एक लगाव होता है। तो संविधान क्योंकि बहुत बड़ा है, तो इसके समझने की शुरुआत पहले हम लोग इसके निर्माण से करते हैं कि पहले ये बना कैसे, बनने की प्रक्रिया क्या रही, बना क्यों बना, क्यों बना, कैसे बना। तो जब आप उसको समझ जाएंगे तो वो हमारी संविधान की जड़ें हैं, रूट्स। तो जब जड़ आप मजबूत कर लेंगे तो ऊपर की चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो इसलिए जब संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, संविधान की जड़ें क्या है, रूट्स क्या है। ठीक है, तो वो जो संविधान का हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है, उस सबसे पहले टॉपिक को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी इसको हिंदी में कहते हैं संवैधानिक विकास। क्या बोलते हैं, संवैधानिक विकास। तो ये संवैधानिक विकास हमें क्या बताता है कि हमारा संविधान कैसे बना। ठीक, तो पहले हम लोग संविधान को क्या करेंगे, बनता हुआ देखेंगे। अब जो हमारा संविधान बना, बहुत सारी चीजें तो हैं हमारी यहीं से ली गई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो दूसरे देशों से भी कॉपी की गई। तो हमारे संविधान में कुछ चीजें बाहर से भी उठाई गई। तो जब विकास हम लोग देखेंगे तो फिर देखेंगे बाहर से क्या क्या चीजें ली गई, तो उसको क्या बोलेंगे, विदेशी स्रोत, फॉरेन सोर्सेस की, बाहर से भी कुछ चीजें अडॉप्ट कर ली गई। फिर हमारे संविधान को कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया, जैसे किताबों के चैप्टर होते हैं ना, ऋग्वेद में मंडल, रामचरितमानस में कांड, महाभारत के पर्व भाग है। उसी तरीके से संविधान के भी क्या है, पार्ट्स हैं, भाग हैं। इन भागों के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। और भाग कुल कितने हैं, 22 भाग है। जैसे आपको बताया ना आर्टिकल 393, लेकिन 393 आपको नहीं याद करना है। मुश्किल से 15-20 आर्टिकल होंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सारे आर्टिकल नहीं आते। ये जो आपके आर्टिकल के नंबर बताए हैं ये केवल टॉपिक समझने के लिए। जब ये सब लिखेंगे तब आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि है क्या मामला, जब समझाएंगे तो धीरे करके क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो भाग कुल कितने हैं, 22। फिर जब भाग हम लोग देख लेते हैं तो फिर भागों के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार इसमें कुछ अलग से, जैसे होता है ना कुछ चैप्टर अलग से दे दिए जाते हैं, वही संविधान में हमारे कुछ अनुसूचियां अलग से जोड़ी गई, शेड्यूल्स कहते हैं उनको, हिंदी में उनको बोलते हैं क्या, अनुसूची। और अनुसूचियां कुल कितनी हैं, 12 अनुसूचियां जोड़ दी गई। फिर तब आएगा नंबर किसके, किसका, अनुच्छेदों का, कि बना तो कितने अनुच्छेद थे, 393, इसी में से कुछ आपको लिखने के लिए दिए। ठीक, इसके बाद संविधान जब बना तो संविधान निर्माताओं ने अपने समय के हिसाब से सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो उनको लगा कि सबसे अच्छा होगा वो उन्होंने बना दिया। लेकिन उनको पता था कि आने वाले समय में नए नए चैलेंजेस आएंगे, नई नई समस्या आएंगी, तो समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या जोड़ा, संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट का प्रोसीजर। हालांकि जब तक हम यहाँ तक पहुंचेंगे तब तक ज़्यादातर अमेंडमेंट आपको पहले ही बता चुके होंगे, कई सारे अमेंडमेंट बीच बीच में आते रहेंगे। तो यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट सारे अमेंडमेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो जब सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे तब सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं हमारे संविधान का प्रियम्बल, सारांश। संविधान का सारांश किसको बोलते हैं, प्रस्तावना को बोलते हैं। ठीक, तो जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, कहा जाता है कि पूरा संविधान आपको पढ़ने का समय ना हो, तो आप केवल क्या पढ़िए, प्रस्तावना पढ़िए, प्रियम्बल पढ़िए, और प्रियम्बल के पढ़ के आप पूरा संविधान समझ सकते हैं। हमारे संविधान का सारांश, समरी। तो जब पूरी किताब आप पढ़ जाएंगे तो उसको समराइज करना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। आप किताब पढ़े ही ना और डायरेक्ट प्रस्तावना पर आप टूट पड़ेंगे, समझे में नहीं आएगा लिखा क्या। अगर आपने किताब पढ़ी है तो उसको समराइज करना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। किताब नहीं पढ़ी है फिर क्या इसकी हम समरी लिखने जा रहे हैं, नहीं हो पाएगा। तो जब सब कुछ हो जाएगा तो सबसे लास्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो जब प्रस्तावना हम पढ़ाएंगे तो समझ लीजिए कि हमारा संविधान का सबसे आखिरी टॉपिक होगा। जैसे इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो पहले आपको कैलेंडर बता देते हैं कि ये चीज़ें हैं, इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो ऐसे पॉलिटी में भी आप बिल्कुल क्लियर रहें कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे, संवैधानिक विकास, उसके बाद क्या देखेंगे, फॉरेन सोर्सेज, इसके बाद क्या देखेंगे, भाग, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अनुसूचियाँ, उसके बाद क्या देखेंगे, अनुच्छेद, उसके बाद संशोधन, और सबसे लास्ट में प्रियम्बल। और रणनीतिक रूप से जैसे आपको रिवीजन करना है एग्जाम में, पहले
तो पूरा संविधान तो बैठ के पढ़ेंगे। तो जो मेन मेन चीज़ें पहले बता दें कि भाई कुछ क्वेश्चन इससे आएंगे, कुछ क्वेश्चन इससे आएंगे, कुछ क्वेश्चन इससे आएंगे, कुछ क्वेश्चन इससे आएंगे। ये 4 सेक्शन आपने पढ़ लिया तो आधा क्वेश्चन तो वैसे निकल जाएगा। संशोधन आता है का नहीं रहेगा, कुछ फॉरेन सोर्सेज आ जाएंगे, भागों सवाल आ जाएंगे, सोचो से आधा तो वही हो जाएगा। बाकी ये सब सर्वर बहुत बड़ा है, तो अगर कम समय है तो भी 4 पेज पढ़ के आप आधा क्वेश्चन तो निकाल लेंगे आप फटाक से, अगर तरीके से पढ़े रहेंगे तो, कि आप कम समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक? तो सबसे लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, प्रियम्बल। तो प्रियम्बल बस समझने की चीज़, ठीक है। बहुत विद्वान जो संविधान का बढ़िया बढ़िया टीचर से पढ़ेंगे तो सबसे पहले उससे प्रस्तावना ही पढ़ा देते हैं होशियार लोग। किताबों में आप देखेंगे सबसे पहले किसका चैप्टर होगा, प्रियम्बल दे देते हैं, जबकि कायदे से इसको सबसे बाद में होना चाहिए। भाई समरी तो तब होगी जब आप किताब पढ़ें। अगर आप पूरा संविधान अच्छे से पढ़ें तो ये आप 10 मिनट में समझ जाएंगे। पूरा संविधान पढ़े नहीं है, संविधान की प्रस्तावना आपको 10 दिन समझाएं को ना समझ में आएगा। हम लोग जब तैयारी करते थे, दिल्ली में गए थे पढ़ाई पढ़ने के लिए, तो बड़े नामी टीचर से पढ़े, वो पहले कई दिन हम लोग को प्रस्तावना ही पढ़ा है, एक को दिन समझ में नहीं आया कहना क्या चाहते हैं आखिरकार। इतने भारी भारी वर्ड्स उसमें आ रहे थे, समझे में नहीं आता था। पूरा संविधान पढ़ा डाले, अंत तक कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि चल क्या रहा है। तो फिर जब हम पढ़ाना शुरू किए तो हम कहने पहले ये समस्या देखा जाए कि यार जो फालतू की चीज़ें उसको बाद में रखा जाए, पहले काम की चीज़ें पढ़ लिया जाए। जब ये सब समझ जाएंगे तो इसमें जो भारी भारी वर्ड फेंके गए हैं उसको तो समझ जाएंगे। पहले ही भारी भारी आपके सर पर फेंक दे, माथा फूट जाएगा, तो पढ़ेंगे क्या, पहले बेहोशी आ जाएगी, पता नहीं क्या है इसमें। ठीक है, तो ये आसान आपके लिए कब होगा, जब ये चीज़ें आप बहुत ढंग से पढ़ें। और पॉलिटी का जो सेक्शन है आपके जीएस में सबसे लिमिटेड सेक्शन है, फिक्स है, इतने ही अनुच्छेद हैं, इतने ही भाग हैं, इतनी अनुसूचियां, इतने संशोधन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 18 तो कर ही जाएंगे, और ठीक ठाक पढ़े तो 20 का 20 लगा जाएंगे फिक्स। आप इतिहास कितना भी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री से अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 12-13 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना बड़ा विद्वान, बहुत पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है, तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में 15 हो गया, उससे ज़्यादा कोई नहीं बढ़ पाएगा। ज्योग्राफी का 20 क्वेश्चन है, 14-15 से ज़्यादा कोई माइकल लाल नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा नॉर्मल ठीक ठाक तैयारी करने वाले 10-12 करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो 12-15 से ज़्यादा कोई नहीं जाएगा। लेकिन पॉलिटी आपको सबसे सिक्योर नंबर देगा, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, थोक पूरा एक पेपर ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि लिमिटेड है, उतना ही अनुच्छेद है, उतने ही अनुसूचियां हैं, उतने ही भाग हैं, उतने ही संशोधन। आप सोचिए, ये तो नहीं पूछेगा कि दीवाने खास में अकबर के बाएं साइड में कौन खड़ा होता था, कि जब नमाज पढ़ने के लिए शाहजहां जाता था जामा मस्जिद में तो कौन से गेट से घुसता था। ये सब पीसेस के सवाल है। जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते समय शाहजहां किस गेट से एंट्री करता था, या प्लासी के मैदान में जब सिराजुद्दौला भागा तो वो कैसे भागा था, पैदल भागा कि पालकी में भागा कि घोड़े से भागा कि हाथी से भागा। ये इतिहास अंदाजा लगा सकते हैं आप रेंज का। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये आपको सुविधा देगा कि आप पेपर खोलेंगे तो सबसे पहले खोजेंगे पॉलिटी कहाँ गया, क्योंकि यही जाएगा कि बस इसका आंसर आप बड़े चैन से दे लेंगे, बाकी चीज़ें तो दूर की चीज़ है। ठीक है, तो ये देखने में टेढ़ा है जरूर, लेकिन ढंग से पढ़ गए तो सबसे सिक्योर। विशेष का मेंस वगैरह का मार्कशीट आप देखेंगे किसी का भी, तो सबसे ज़्यादा नंबर मेंस में आकर और आप मिलता है बच्चों को तो सेकंड पेपर में मिलता है। सेकंड पेपर में क्या है, पॉलिटी और आइए, सबसे ठोस नंबर यही देता है, क्योंकि पुलिस में इतना धुन के पढ़ चुके होते हैं, मेस आसान हो जाता है। तो ये आपके लिए सबसे सुरक्षित सब्जेक्ट माना जाता है सिविल सर्विसेज के किसी भी परीक्षा के। कोई भी आप एग्जाम देने जाए पॉलिटिक क्वेश्चन रहेंगे, और 100% श्योर है कि अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। समझ गए। तो इसका आप क्रम से बना लिए कि हम लोग क्या क्या देखने जाएंगे, किस क्रम से देखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए पहले ही। तो जब क्रम पहले से पता होगा तो पढ़ना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, इसको साफ साफ लिख लीजिए।
तो सबसे पहले इसमें क्या है, संवैधानिक विकास, उसके बाद विदेशी स्रोत, फॉरेन सोर्सेज, फिर उसके बाद भाग, पार्ट्स, भाग के बाद क्या आएगा, अनुसूचियां, शेड्यूल्स, फिर अनुसूचियों के बाद क्या आएगा, अनुच्छेद, आर्टिकल्स, फिर अमेंडमेंट, संशोधन, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, जब ये सब हो जाएगा तो प्रस्तावना सबसे आखिरी चीज रहेगी हमारी। और इसमें सेक्शन में इसलिए बांटा है कि आपको रिवीजन करने में सुविधा हो, कि जब आप पढ़ने जाएं, समय आपके पास कम हो, तो केवल क्या पढ़ लें, विदेशी स्रोत, भाग, अनुसूची और संशोधन, ये 4 चीज़ आप पढ़ लीजिए। समझ लीजिए कि अगर पॉलिटी से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि 6 तो आपके हो जाएंगे, 5-6 बड़े आराम से हो जाएंगे। ये वाला हिस्सा बहुत बड़ा है तो उसको रिवीजन में समय लगेगा, समय कम है तो केवल ये 4 चीज़ करके आप सिक्योर हो सकते हैं कि हाँ ये हमारा फिक्स हो गया नंबर, आधा तो उसी में आ जाएगा आपका, कम में ज़्यादा प्राप्त आपको हो जाएगा। हो गया इतना, चलिए कहानी आगे बढ़ाई जाए। तो जो शुरुआत करते हैं हम लोग संवैधानिक विकास की, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कि संविधान हमारा बनना कैसे शुरू हुआ, कहाँ से बनना शुरू हुआ, क्यों बना, इसका क्या कारण था। तो इसकी जो कहानी हम लोग देखते हैं, इसकी जो बनने की शुरुआत हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। आपको बताया था कि इतिहास में हम लोग देखते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और यही 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत का सबसे, संविधान का सबसे क्या माना जाता है, मुख्य स्रोत माना जाता है, सबसे बड़ा सोर्स यही है। ठीक, तो ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, ये डायरेक्ट नहीं आया था। ये कैसे आया, 3 गोल में सम्मेलन हुए, उसी का नतीजा निकला, तो 35 का एक्ट आया। गोल में सम्मेलन क्यों हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए। साइमन कमीशन क्यों आया, 1919 के एक्ट के रिव्यू के लिए आया था। 1919 में एक एक्ट आया, उसकी समीक्षा करनी थी, तो फिर 27 में एक्ट आया। तो 27 में कमीशन बना, उसका विरोध हुआ, फिर उसी कमीशन की रिपोर्ट पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, उसी की रिपोर्ट पर 35 का एक्ट आया। यानी ये 35 का एक्ट डायरेक्ट नहीं आया, इसके पहले एक एक्ट आ चुका था, और उसके पहले जो एक्ट आया वो कौन सा आया था, 1919 का एक्ट उससे पहले आ चुका था। अब ये जो 1919 का एक्ट था ये भी डायरेक्ट नहीं आया था, इसके पहले 1909 में एक एक्ट आया, और उस एक्ट में ही कहा गया था कि 10 साल बाद इसको हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो 10 साल बाद रिव्यू किया तो कौन सा आया, 19 का एक्ट आया। 19 के एक्ट में कहा गया था कि 10 साल बाद रिव्यू नहीं करेंगे, 10 साल बाद क्या भेजेंगे, कमीशन भेजेंगे, तब फिर 35 का एक्ट आया। अब 1909 का एक्ट क्यों आया, क्योंकि उसके पहले एक एक्ट और आ चुका था 1892, उसमें कुछ बातें कही गई थी, भारतीयों के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी गई थी, उसी व्यवस्था में कुछ सुधार किया तो 92 का एक्ट आया। 92 का एक्ट क्यों आया, क्योंकि उसके पहले एक एक्ट आया था 1861 का। ये जो 1861 का एक्ट था, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे जो वायसराय होता था, वायसराय की जो काउंसिल होती थी, उस परिषद में जहां वायसराय बैठता था अपना कानून बनाने के लिए, तो उस परिषद में 3 भारतीयों को जगह दी गई। कितने भारतीयों को जगह दी गई, 3। तो कानून वगैरह जो बनता था 3 भारतीयों से शुरुआत हो गई। जैसे आज संसद बनती है, संसद है तो 550 लोग हैं, तो उसमें 3 थे भारतीय, बाकी सारे अंग्रेज थे, और हेड कौन होता था, वायसराय, वही सारा व्यवस्था करता था। शुरुआत कितने से हुई, 3 भारतीयों से। फिर इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई,
कांग्रेस वाले नरम दली थे पहले, तो सब रोते थे कि माई बाप, इतना बड़ा देश भारत और भारतीय प्रतिनिधि केवल कितने, 3, अच्छा नहीं लग रहा, हमारी संख्या थोड़ी सी क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। आप जैसा दयालु कृपालु आदमी, बताइए, आपका शासन हमारे ऊपर, हम आपके गुलाम आदमी, थोड़ा संख्या बढ़ा देंगे तो क्या चला जाएगा। ठीक, पहले अंग्रेज लोग भारतीय मामलों में बजट देते थे, जैसे बजट आता है तो आप देखिए बजट पे बहस होता है ना, डिस्कशन डिबेट होता है, तो उसमें बजट पे बहस वस नहीं होती थी, सवाल जवाब नहीं होता था। फिर वही हाथ जोड़ के कि माई बाप, आप लोग इतने महान दयालु सम्राट, आपके पार्लियामेंट में तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बजट आता है तो खूब बहस होती है, सवाल जवाब करते हैं, बताइए आप ही की व्यवस्था हमारे यहाँ लागू है, तो हमें भी जरा सवाल वाल अपने जैसा थोड़ा सा बना दीजिए, सिखा दीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कैसे डिस्कशन होता है, अच्छा रहेगा भाई, हमको लगे कि आप हमारे मालिक हैं, तो अपना वाला थोड़ा हमें भी सिखा देते, तो बड़ा रोते गाते थे। तो बताया कि जब बहुत डिमांड करते थे तो थोड़ा बहुत दे देते कि चलो अच्छा खुश हो जाओ, तो लोगों को बजट पे बहस भी करना, सवाल ही पूछना है, बोले हुजूर अब आप ही का सब कुछ है, आप ही नहीं देंगे तो फिर कौन देगा हमको, है। तो बहुत रोएगा है, तो बाद में हम कहा अच्छा चलो भारतीयों की संख्या 3 से बढ़ा के 16 कर दी गई, और कहा कि आप बजट को बहस भी कर लीजिए और सवाल भी पूछ लीजिए। फिर रोना शुरू हुई, माई बाप इतना बड़ा देश भारत और हमारी संख्या केवल 16, बड़ा नाइंसाफी है, आप लोग बड़े न्यायप्रिय लोग हैं, बताइए इंग्लैंड में तो इतना कुछ होता है और हम लोग को केवल 16 रखें। और बजट में बताइए क्वेश्चन पूछने की परमिशन मिली, लेकिन एक क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, जैसे आज आप देखते हैं ना पार्लियामेंट में क्वेश्चन होता है तो स्पीकर कहता है कि आप क्वेश्चन पूछिए, और आंसर से अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, उसको बोलते हैं ना सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, कि जैसे शिक्षा पर कितना खर्च किया तो बता दे भाई इतना खर्च किया, बोले यार रक्षा पर इतना ज़्यादा कर रहे हैं, शिक्षा पर कम क्यों, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा जरूरी है कि मारामारी ज़्यादा जरूरी है। तो जब क्रॉस करेंगे तो उसका उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा, पहला क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं होता। तो वही उस समय था कि यहाँ केवल क्वेश्चन पूछने की परमिशन थी, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर रोए कि माई बाप, एक क्वेश्चन का मतलब ही नहीं बनता जब तक सप्लीमेंट्री न पूछने की परमिशन मिले, ऐसा कैसे आप लोग इतने न्यायप्रिय शासक, आपके इंग्लैंड में तो इतना कुछ होता है, वही थोड़ा सा हमें भी दे दिया जाए। अच्छा, तो फिर यहाँ पर भारतीयों की संख्या बढ़ा के 60 कर दी गई, क्रॉस क्वेश्चन पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे, बढ़ते चले गए, बढ़ते बढ़ते 550 हो गए, लेकिन शुरुआत केवल कितने से हुई, 3 से। बताया था इतिहास में कि जितना मिलता था उतना ले लेते थे, फिर आगे के लिए लड़ाई शुरू हो जाती थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो ब्रिटिश एम्पायर जिसका शासन भारत पर है, उसने इन 3 को भी क्यों जगह दी, इन 3 को भी जगह मिली तो उसका क्या कारण, उसका कारण था 1857 की क्रांति। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो उस क्रांति के बहुत सारे कारणों में आपको एक कारण ये भी बताया कि अंग्रेज सरकार जो भारत में नीतियां लागू कर रहा था, जनता में रिएक्शन होता था, उनके नियम कानून हमारे लोगों को पसंद नहीं आते थे। ठीक, अब क्यों नहीं पसंद आते थे, वो तो कानून अपने ढंग से सोच समझ के बनाते थे, लेकिन था क्या कि भारतीयों की रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति अंग्रेजों से काफी अलग थी। अब अंग्रेजों को लगता था कि टीका लगाना खराब चीज है, कान में बालियां पहनना खराब चीज है, सिपाहियों को दिक्कत होती थी, बोले कान में टीका कोई नहीं लगाया, कान में बाली कोई नहीं पहनेगा, मना कर दिया। अब यहाँ पर विद्रोह हो गया उसी चक्कर में। सती प्रथा उनको लगता था कि बड़ी खराब चीज है, इसको बैन कर देते हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, क्या ऐसे कैसे हमारे घरेलू मामलों में इंटरफेयर करोगे। तो क्योंकि जो ब्रिटिश पॉलिसी मेकर्स होते थे, ब्रिटिश जो नियम कानून बनाने वाले होते थे, उनको भारतीयों के रीति रिवाजों का कुछ अंदाजा नहीं था, नियम कानून कुछ पता नहीं था, सभ्यता संस्कृति का अंदाजा नहीं था, तो जो समझ में आया बना दिए, पता चला वो गड़बड़ है। तो सरकार ने कहा कि ऐसा करते हैं, कितने भारतीयों को रख दिया जाए, 3। कहाँ पर, वायसराय की काउंसिल में। ये 3 भारतीय देखते रहेंगे कि जो कानून बन रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अगर वो भारतीयों के रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है तो फिर कानून नहीं बनाएंगे। तो 3 भारतीय ऐसे नहीं कि बड़े राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त टाइप के थे, वो भी थे अंग्रेजों के ही चमचे, चापलूस टाइप के, लेकिन बस क्या थे, भारतीय थे। वो इसलिए बिठाए गए कि बता दें कि भाई ये मत कीजिएगा, लोग नाराज हो जाएंगे, कानून वालियों का क्या महत्व है, पूजा पाठ का क्या महत्व है। तो इसी 1857 जैसी घटना दोबारा न हो, इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये सुविधाएं दी, और थोड़ा थोड़ा छूट इसीलिए अंग्रेज जानबूझ के देते,
कांग्रेस को जो छूटें मिलती थी, कांग्रेस की भी इसमें आप योग्यता मान सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार की भी योजना थी कि भाई थोड़ा थोड़ा सीटी बचती रहेगी तो ब्लास्ट नहीं होगा। तो ये जो थोड़ा थोड़ा ढील इसीलिए दे रहे थे ताकि फिर से कोई ऐसी घटना न हो जाए। समझ रहे हैं इस बात को? दोनों चीजें थी, एक तो कांग्रेस बढ़ रही थी और सरकार भी देख रही थी कि नहीं, इनको थोड़ा बहुत दे देना चाहिए, नहीं तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा, पहले सुनते ही नहीं। समझ गए? तो ये सारी चीजें किसके अंडर में थी? ब्रिटिश ताज के अंडर में सारे एक्ट आए 1861 से कहां तक, 35 तक, 47 तक पूरा चला गया मामला। अब 1857 के पहले की स्थिति क्या थी कि पहले भारत पर किसका शासन था? कंपनी। कौन सी कंपनी? तो भारत में एक कंपनी राज कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश सरकार अपनी कंपनी के जो लोग यहाँ पर काम करते थे उनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाती थी। यानी ये सारे एक्ट डायरेक्टली भारत के लिए आए। उसके पहले जितने भी कानून बने भारत के लिए कुछ नहीं होता था, भारत में काम कर रही ब्रिटिश कंपनी के लिए होता था। ठीक। और वो एक तरीके से परमिशन लेटर होता था, नहीं होता कि 20 साल का परमिशन दे दिया, लाइसेंस कि तुमको 20 साल की परमिशन दे रहे हैं, ठीक ठाक काम काज करना, गड़बड़ मत करना, गड़बड़ करोगे तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो इसके पहले के एक्ट कितने साल पर आते थे? 20 साल के। वो एक तरीके से परमिशन लेटर होते थे, इसलिए इसको चार्टर एक्ट भी कहीं कहीं कहा जाता है, या कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आते थे इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट। और वो कितने साल पर आते थे? 20 साल। वो 20 साल वाला कब सबसे लास्ट था? 1853। अब देखिए 53 से 20 साल पहले आएंगे कितना होगा? 33 से 20 साल पहले आइए, 13 से 20 साल पहले आइए, 93 से 20 साल पहले आइए, 1773। कहानी शुरू हुई 1773 में। अब ये सब किसके अंडर में चल रहा है? कंपनी। और वो किसका था? ब्रिटिश सरकार का हिसाब किताब। कहानी शुरू हुई 1773 में। 1773 का साल वो पहला साल था कि जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार ने कोई एक्ट पास किया। क्यों आया 1773 में ही? ईस्ट इंडिया कंपनी का आप इतिहास पढ़ेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सन 1600 में कंपनी की स्थापना हुई। 1608 में ये लोग भारत आ चुके थे। 1600 से 11 से इन्होंने भारत से ट्रेड करना शुरू कर दिया था। और 1613 से कंपनी का भारत से नियमित तौर पर व्यापार शुरू हो चुका था, रेगुलर ट्रेड 1613 शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक। अब 1613 से कंपनी भारत में रेगुलर ट्रेड कर रही थी, नियमित व्यापार कर रही थी। और कंपनी के लिए पहली बार सरकार ने एक्ट कब बनाया? 1773 में। कितने साल बाद? 1613 से 1773 कितने साल हो गए? 160 साल। अब सोचिए एक कंपनी 160 साल से भारत में बिजनेस कर रही है और कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने एक्ट कब बनाया? 1773 में। 160 साल तक सरकार को होश ही नहीं था कि हमारी कोई कंपनी भी कहाँ काम कर रही है, इंडिया। यानी सवाल ये उठता है कि ये एक्ट 1773 में ही क्यों आया? इसके दो कारण थे। पहला तो अंतर्राष्ट्रीय कारण था कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो उपनिवेश, कॉलोनी, जो कब्जा था वो अमेरिका पर था। अमेरिका सबसे बड़ा ब्रिटिश उपनिवेश था और अमेरिका सबसे ज़्यादा उनकी कमाई हो जाती थी। तो भारत से उनको कोई लाग लगाव नहीं, मतलब ही नहीं था। फिर अमेरिका में हुई क्रांति, 1770 के दशक में क्रांति शुरू हो गई और अंग्रेजों को लगा कि अब अमेरिका ब्रिटिश के हाथ से निकल गया, और निकल भी गया। कंपनी की गड़बड़ियों की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से अमेरिका जैसा सबसे बड़ा उपनिवेश, अमेरिका सोच रहे हैं कितना बड़ा, इंग्लैंड के हाथ से फिसल गया। उनको डर लगा यार कि अमेरिका निकल गया, अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन था? इंडिया। एक बार गलती हो चुकी, दोबारा नहीं करेंगे, इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। तो अमेरिका उधर छूटा तो इन सबों ने पकड़ा किसको? इंडिया को। सोचिए अमेरिका उधर आज़ाद हो रहा था और भारत गुलाम हो रहा था। सरकार ने पकड़ बनाई कि ना,
एक कंपनी की गड़बड़ी की वजह से अमेरिका छूट गया, भारत को नहीं छोड़ना। कुछ भी करके भारत को क्या करना है, अपने कंट्रोल में कर लेना है। मूड बना लिया सरकार ने। और एक कहावत होता ना, बिल्ली के भाग से छींका टूटा, छींका टूटा दूसरा। हुआ ये कि जैसे आप लोग घर से घूम फिर रहे हैं, निकल रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बड़े बड़े कपड़ा पहन के रंग बिरंगा, उन पर घंटों घंटों बात कर रहे हैं, तो अगर आप रिजल्ट ठीक ठाक दे रहे हैं, सही से पास हो जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, तो घर वाले आपसे ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करेंगे। लेकिन आप किसी भयंकर कांड में लिप्त पाए गए, चोरी पकड़ ली गई या फेल हो गए, तब फिर घर वाले पकड़ के पुराना हिसाब किताब खोलेंगे कि हाँ बेटा, कै बजे से क्लास थी, कै बजे घर से निकलते थे, शाम को बड़ा रंग बिरंगा कपड़ा पहन के जाते थे, घंटों घंटों किससे बतियाते थे, ले आओ जरा कॉल डिटेल चेक किया जाए तुम्हारा, तब फिर पुराना हिसाब किताब खुलेगा। लेकिन अगर आप रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी छोटी मोटी गलतियों पर घर वाले क्या करेंगे, आंख मूंद लेते हैं कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होगी, गड़बड़ी धरी जाएगी। वही कंपनी के साथ हुआ। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा लगा, बड़ा जोरदार भयंकर नुकसान हुआ। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंची। तो जब कंपनी दिवालिया होने के कगार पहुंची, कंपनी को घाटा लगा, तो यूरोप में बेल आउट पैकेज का कॉन्सेप्ट होता है कि वहाँ पर लोग सरकारों से मदद मांगते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का कर्जा मांगा, भाई हमारी कंपनी डूब रही है, हमको उधार दीजिए। तो जब 10 लाख पाउंड का कर्जा मांगा, तो फिर वहाँ पर कोई भी काम पार्लियामेंट से होता है, सारी चीज़ें संसद से। तो वहाँ की सरकार ने इस प्रस्ताव को, प्रपोजल को संसद में दिया कि भाई कंपनी डूब रही है, उधार मांग रही है, क्या किया जाए। संसद में इस पर बहस हुई, डिबेट हुआ। तो जब संसद में बहस हुआ, डिबेट डिस्कशन हुआ, तो फिर कहानी कुछ अलग निकल के आई। कहानी क्या निकल के आई कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में कैसे जा सकती है, इतनी बड़ी कंपनी जो 160 सालों से काम कर रही है, और अचानक से घाटे में कैसे जा सकती है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके कर्मचारी सोने चांदी से भरे हुए थैले लेके आ रहे हैं, अमीरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लंदन में किले बनवा रहे हैं, घर मकान बना रहे हैं, लैंडलॉर्ड के तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कंपनी घाटे में, ऐसा कैसे हो जाए। कुछ तो गड़बड़ है कि कंपनी के कर्मचारी क्या है, अमीर, और कंपनी घाटे में। कि जैसे दिखाई दे कि हम बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमे, बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, महंगे महंगे गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं, और महिंद्रा की बनारस ब्रांड घाटे में चली गई। गड़बड़ होगा कि जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो अमीर हो गए, और ब्रांच कहाँ चली गई, घाटे में। कुछ तो गड़बड़ है। तो वही था, कंपनी दिवालिया हो रही थी लेकिन कर्मचारी रईस थे। पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन हुआ, बहस हुई, कई तरीके की बातें हुई, सब लोग बहस किए इसमें, भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, घाटे में कैसे जा सकते हैं। अब देखिए, ये लोग आए, इतना पैसा लेके आए सब ना, कुछ गड़बड़ी। गड़बड़ी हुई तो पकड़ी गई, तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जाए। तो एक 3 सदस्यीय गुप्त समिति बनी, सीक्रेट, पता करो कि चल क्या रहा है। तो उन्होंने कंपनी का बही खाता, कर्मचारियों का बही खाता, भाई वहीं बैठे बैठे जितना जांच सकते थे अपना जांच पड़ताल किया उन सबों ने। तो कहानी कुछ और निकल के आई कि सर जो यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं, 2-4 दिन पढ़ाते हैं, फिर बोलते हैं कि तुम लोग हमारे यहाँ चलो, अपने यहाँ बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, वहाँ पढ़ाएंगे तो बहुत डांटेंगे, यहाँ पढ़ाएंगे तो प्यार से पढ़ाएंगे। वहाँ जो बच्चा एडमिशन करने के लिए आता है, पहले एडमिशन की फीस मान लीजिए कि 8,000 रुपया है, उससे बोले तुम 8,000 रुपया कंपनी को दोगे, तुम 3,000 रुपया हमको दो, हम परमिशन दे रहे, सीधे क्लास में बैठ जाओ। भाई हम मना करेंगे तो गार्ड तो आई कार्ड चेक करेगा नहीं, इतनी तो हिम्मत नहीं है उसको। अब डेली हर बैच में 2-2 3 दिन बच्चे हम भेजते चले जाएं, तो सारा एसी बिजली बत्ती पंखा किराया दाम सब साम धाम किसका, कंपनी का। तो पैसा किसके जेब में जा रहा है, हमारी जेब में जा रहा है। तो फायदा किसका होगा, हमारा, और कंपनी का घाटा। यही उस समय चल रहा था कि कंपनी के जो कर्मचारी भारत आ रहे थे ट्रेड करने के लिए, कंपनी ने जो लाइसेंस लिया हुआ था सरकार से, उस लाइसेंस पर वो लोग भारत आते थे, और यहाँ आके कंपनी के लिए ट्रेड न करके खुद का व्यापार चलाते थे। वो अपने लिए सामान खरीदते थे और सामान खरीद के अपने खाते में यूरो भेज देते थे, तो इनके खाते में पैसा आता था। तो सैलरी दे रही है कंपनी, व्यवस्था दे रही है कंपनी, और बिजनेस किसका चल रहा है, कर्मचारियों। कर्मचारी क्या कर रहे थे, अपना ही धंधा चला रहे थे।
तो जब सारा तामझाम कंपनी का व्यापार कर्मचारियों का चल रहा है तो कंपनी चली गई घाटे में। भाई जब जांच समिति बनी तो उन्होंने देखा कि कर्मचारियों के खाते में खूब ट्रांजेक्शन है और कंपनी के खाते में है ये नहीं, मामला गोल। और सैलरी पा रहे हैं सब, कंपनी से धंधा चला रहे हैं खुद का, कंपनी घाटे में, कर्मचारी फायदे में। तब सरकार ने कहा कि ये गड़बड़ी। तो जब गड़बड़ी पकड़ी गई तो गड़बड़ी को क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। तो इसीलिए 1773 में पहला एक्ट बना और उसको नाम क्या दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। तो अगर कहा जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही क्यों शुरू हुआ, क्योंकि 72 में कंपनी घाटे में चली गई और उससे बड़ी दिक्कत कि कर्मचारी अमीर हो रहे थे। समझ गए, एक कारण ये था। दूसरा क्या था, अमेरिकी क्रांति, अमेरिका उनके हाथ से छूट रहा था। तो वही था कि सरकार वेट कर ही रही थी और तब तक छींका टूटा किसका, कंपनी का, कि कंपनी चली गई घाटे में। सरकार को मौका मिला, इंक्वायरी बिठाई, पता चला गड़बड़ है, तुरंत झपट्टा मारा कि पकड़ लो। और वही जो पकड़ा, लाइसेंस दिया कितने साल का, 20-20 साल का। तो ये जो 20 साल वाले जितने हैं ये सब किसके अंडर में थे, कंपनी के अंडर में। और उसके बाद जब आना शुरू हुआ 1857 की क्रांति के बाद, तब इन्होंने क्या किया कि भारत के लिए क्या बनाना शुरू किया, परिषद, काउंसिल बनता था जिसमें लोग बैठते थे। तो ये सब रेगुलेटिंग एक्ट कहे गए, यानी ये सब किसके लिए था, कंपनी को क्या करना था, रेगुलेट। और ये सब काउंसिल बनाने के लिए था भारत में, ये कंपनी के लिए था और ये सीधे सीधे भारत में काउंसिल बनाने के लिए था। तो ये सब जिनको थे इनको क्या कहा जाता था, काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम कहे जाते थे। और ये क्या कहे जाते थे, रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट इनको कहा जाता था। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए, संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो एक लिख लीजिए ब्रिटिश ताज के अधीन जो विकास हुआ, और दूसरा किसके अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, अंडर कंपनीज रूल। तो बस ये सिंपल सिंपल एक्ट लिख लीजिए, क्रम इसका लिखिएगा। तो कंपनी के अधीन तो सिंपल है कि कितने साल वाले थे, 20 साल वाले थे। 20 साल वाला लास्ट 1853 था, उसके 20-20 साल पीछे आप चलते चले जाएंगे तो बड़े आराम से ध्यान रहेगा आपको। हो गया, क्या हुआ, थक गए तुम लोग, थक गए। तो ये सारे 20-20 साल वाले किसके अंडर में थे, कंपनी के। और वो सब किसके थे, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश सरकार के शासन में थे। और ये पूरा क्रम था, देखिए पूरा ही उल्टा जाएंगे ऐसे। फिर क्रांति हो गई, फिर क्रांति के बाद फिर, और फिर ये पूरा वो कहानी शुरू हुई कहाँ पर, 1773। समझ गए। तो ये जो चीजें बताती हैं कि हमारा संविधान कैसे बना, इसका कैसे क्या हुआ, विकास हुआ।
इतना हो गया। अब देखिए हुआ क्या कि सरकार ने क्या बनाया, एक्ट बनाया, पार्लियामेंट में बहस शुरू हुई, डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, और उस डिबेट में सबसे पहला एक्ट कौन सा पास हुआ, नाम क्या दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट नाम क्यों दिया गया, किसको रेगुलेट करना था, कंपनी को रेगुलेट करना था। और ध्यान रखेंगे कि जैसे अभी जब आपको फॉरेन सोर्सेज बताएंगे, विदेशी स्रोत बताएंगे, तो वहाँ पर सारे काम जो है वहाँ की पार्लियामेंट करती है, संसद, क्योंकि संसदीय व्यवस्था भारत में कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ही ली गई। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं ना, संसदीय लोकतंत्र, ये सबसे पहले ब्रिटेन में ही आया था। तो ये हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम ब्रिटिश रूल में थे, जर्मन या बाकी देशों के रूल में नहीं थे, नहीं तो ये भी नहीं करते, सीधा सफाई करते थे। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि पहले से यहाँ पर क्या थी, डेमोक्रेसी थी। और डेमोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपोजिशन की, विपक्ष। विपक्ष भी सवाल तगड़े खड़े करता था, विपक्ष को जवाब देना होता था, उस चक्कर में सारे काम करने होते थे। पोजीशन आवाज उठाती थी। और एक दो बार ऐसा हुआ कि भारत के मामलों पर ब्रिटिश सरकार को रिजाइन करना पड़ा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट गिरी है एक बार, प्रधानमंत्री पिट थे, उनको रिजाइन करना पड़ा, यह हालत हो गई थी। तो ये मत समझिएगा कि अंग्रेज तो खैर हम लोग मान लेते हैं कि बुरे थे, कुछ मामलों में नहीं थे, क्योंकि ये जो पूरा डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं किसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ब्रिटिश के ही देखते हैं। ये जो तमाशा हम लोग देखते हैं ना संसद में बहस में, वैसा ये सब वहीं से सीखा हुआ है। दादा भाई नौरोजी वगैरह ब्रिटेन में सांसद रह चुके थे, वहां से वो लोग सीख के आते थे और यहाँ पर ये चीजें करते थे। तो सारी चीजें जो हमारे यहाँ चल रही सब वहीं की कॉपी की गई, हालांकि कुछ चीजें हम लोग भी उनको सिखाए। जैसे ब्रिटेन ने संसद में बहस करना सिखाया, सवाल जवाब पूछना सिखाया। और हमारी देन क्या थी, हमारे नेताओं ने क्या करना शुरू किया कि जैसे बहस होती थी, डिबेट हुआ, जैसे बताया ना कि 16 संख्या 3 हुई, फिर 16 हुए, अब ये लोग कह रहे हैं हल्ला गुल्ला मचा रहे, उससे नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम में योगदान दिया, पता है किसका, वॉकआउट करने का, कि जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए चले जाते थे सदन छोड़ के। तो हम लोगों ने उनको क्या सिखाया, हमारे नेताओं ने वॉकआउट करना सिखाया। बेटा वॉकआउट नाम की भी कोई चीज़ होती है कि सरकार का विरोध करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए निकल गए। तो उसे भी देख रहे ये क्या है भाई, जब बहस नहीं करना था तो फिर आए क्यों। तो बोले आएंगे, चिल्लाएंगे, और तब जाएंगे और बताएंगे कि हम आपका क्या कर रहे हैं, अरे जाना था तो आए ही क्यों। तो उनको हमने क्या सिखाया, वॉकआउट का कल्चर और कहीं नहीं था। जैसे हमारे वही दादा भाई नौरोजी और तिलक और गोखले ये सब करते थे वॉकआउट, तो उनके पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने क्या दिया, वॉकआउट। कि वॉकआउट किसको करते हैं ये बताते हैं। ठीक, चलिए खैर एक एक शुरुआत करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, यही एक था जब पहली बार भारत के मामले में किसी इंडियन इशू पर या कंपनी के मामले में पहली बार सरकार ने पहली बार इंटरफेयर किया। लिखिए, भारतीय मामलों में ब्रिटिश सरकार का प्रथम हस्तक्षेप या प्रथम नियंत्रण, फर्स्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इन इंडियन अफेयर्स। भारतीय मामलों में ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद का पहला नियंत्रण। यहाँ से सवाल बनने शुरू हो जाते हैं कि भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद का पहला नियंत्रण कौन सा था, 1773 का। भारत के मामले में या कंपनी के मामले में लिख लीजिए, ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश संसद का, संसद लिख लीजिए, ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण, फर्स्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इन इंडियन अफेयर्स। ठीक है, वो कौन सा एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, चलिए आज पहला दिन है, आप लोग थके हुए मालूम दे रहे हैं, जोश डाउन हो रहा है। ठीक, कल मिलते हैं हम लोग, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे दोनों। आज तो पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन निकल गया, वही दोनों सेक्शन कौन कौन सा, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हम लोग देखना शुरू करेंगे। ठीक है, मेहनत कीजिए, समय लगेगा, लेकिन धैर्य के साथ आप लगे रहेंगे तो 15-20 दिन में आपको खुद लगने लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। ठीक, जब आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं करते हैं, तो लगता है पता नहीं क्या है।
मैं जब पढ़ लेते तो लगता है ये तो आसान ही था, ये तो बहुत पहले कर लेना चाहिए, देर हो गई, ये पहले क्यों नहीं किया, लगता है ना कि यार बड़ा देरी हो गया, ये काम तो 3 साल पहले होना चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं, जब भी जागे तभी से करो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।